Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 1, representation of geographical features. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा हम लोगों ने पार्ट 1 यहाँ पर ख़त्म किया था. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शंस ऑन अ मैप से. बेटा हर मैप में जो राइट हैंड कॉर्नर होता है वहाँ पर आपको मिलेगी क्या, डायरेक्शंस. ठीक है बात. जितने भी मैप होंगे, ऑल मैप शुड शो, जितने भी मैप होंगे वो सारे दिखाएंगे कि इसको डायरेक्शंस को कहाँ पर, विद इन अपराइट एरो. एक अपराइट एरो होगा जो कहाँ पर होगा, अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द मैप. मैप के राइट हैंड साइड में जो कॉर्नर होगा वहाँ पर आपको मिल जाएगी डायरेक्शन. जो टिप होती है एरो की, यहाँ पर देखो, जिस टिप पे एन लिखा होगा तो मतलब ये नॉर्थ है, ये वाली साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है. ये 4 मेन डायरेक्शन है. इसके अलावा इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगी नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में होगी साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में होगी साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगी नॉर्थ वेस्ट. ठीक हुई बात. ये मेन डायरेक्शन कार्डिनल पॉइंट्स है. ये जो बेटा हमने पढ़ी ये मेन डायरेक्शंस मतलब कार्डिनल पॉइंट्स थे. चलो, तो जो एन है इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को. सम मैप्स ऑल्सो शो डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ कंपास रोज. कई मैप में आपको कंपास रोज के हेल्प से भी डायरेक्शन दिखाई जाएगी, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखी. तो बेटा मेन डायरेक्शन कितनी होती है, 4 नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और 4 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं. आई बात समझ में. जैसे ये बात करें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो 4 मेन डायरेक्शन हो गए और ये हो गए कार्डिनल पॉइंट्स, जिन्हें हम नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कहते हैं. आगे बात समझ में. इन्हें ही हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी कहते हैं. तो मैप में अगर आपको डायरेक्शंस को देखना हो तो हमने पढ़ा वो कहाँ पर मिलेंगे डायरेक्शंस, हमें अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑन द मैप. यहाँ पर मिल जाएगी हमें डायरेक्शन. फिर डायरेक्शन पहचानना है तो कैसे, एन नॉर्थ के लिए एस, साउथ के लिए ईस्ट और ई और वेस्ट के लिए डब्ल्यू. ये 4 मेन डायरेक्शन है. इसके बीच में कार्डिनल पॉइंट होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया 4 कार्डिनल पॉइंट्स. इन्हें ही इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी कहते हैं. तो इतना आप लोग लिख लेंगे. अगर मैप में बेटा कहीं पर कुछ भी डायरेक्शंस नहीं दिया है तो आप यही बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलेंगे कि नॉर्थ कहाँ पर होता है, टॉप में. ठीक है बात. चलो, अब सिंबल्स ऑफ मैप की बात करेंगे. जो मैप होता है वो हम क्यों बनाते हैं बेटा, जिससे कि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को प्लॉट कर सकें, दिखा सकें, और मैप ईजिली हमें हमारे रूट को, हमारे एरिया को समझा पाए, है ना. मैप बनाने का मेजर पर्पस यही है. हम अगर हमारी बिल्डिंग बना रहे हैं, हमारा मॉल बना रहे हैं या सिनेमा हॉल बना रहे हैं तो उसके लिए पहले मैप बनाते हैं. क्यों, कि भाई कौन सी चीज़ किस डायरेक्शन में होगी हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ. तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करते हैं सिम्बल्स. ठीक है बात. हम मैप्स के थ्रू पॉलिटिकल बाउंड्रीज को शो करते हैं. ठीक है, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, है ना. इंडिया के मैप में हम लोग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पाकिस्तान को देखते हैं ना. तो मैप्स क्या बताते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज बताते हैं, फिर फिजिकल फीचर्स बताते हैं. जब भी आप मैप को देखोगे तो मैप में आपको बहुत सारे कलर्स का यूज़ होता हुआ दिखेगा, बहुत सारे पॉइंट मार्क मिलेंगे, है ना. हाय हाय, चलो छोड़ो, फिर से ध्यान से देखो. हम लोग जब भी, आप लोग अभी हिस्ट्री की बुक उठाओगे ना तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में मैप दिखेंगे. तो यहाँ पर आपको रिवर नर्मदा दिखेगी, तापी रिवर दिखेगी, यहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स दिखेंगे. तो फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यूज को भी मैप दिखाता है. क्लाइमेटिक कंडीशंस को मैप बताता है. नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें कौन दिखाता है, मैप. कहाँ पर कोल मिल रहा है, कहाँ पर आयरन मिल रहा है, कहाँ पर गोल्ड मिल रहा है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन मैप बताएगा. कहाँ पर कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है, कहाँ रेनफॉल ज़्यादा है, कहाँ रेनफॉल कम है. फिजिकल फीचर्स, प्लेन, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ये सब मैप दिखाता है. मैप्स आर जनरली स्मॉल इन साइज. मैप छोटे साइज़ के होते हैं. तो बेटा प्रैक्टिकली ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि हम सारे फिजिकल फीचर, कल्चरल फीचर्स को मैप के ऊपर बना बना के दिखा पाए. इसीलिए जो भी मैप मेकर्स थे उन्होंने इस परेशानी को एनालाइज किया और कह दिया कि भैया कुछ सिंबल्स और कुछ साइंस का यूज़ हम करेंगे मैप्स के ऊपर इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए. आई बात समझ में. जो लोग पहली बार मैप बना रहे थे उन्हें हमारी परेशानी का एहसास था,
इसीलिए उन्होंने पहले ही कुछ साइंस और सिंबल्स बना दिया जिससे आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ईजी वे में ले सकते हो। दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ लीजेंड और की। ये लीजेंड और की के फॉर्म में हमें मैप के ऊपर दिए हुए होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? लीजेंड। ये हमें मैप की स्टोरी बताते हैं। तो मैप के ऊपर जो सिंबल्स होते हैं, जो साइंस होते हैं, वो लीजेंड और की के फॉर्म में गिवन होते हैं। तो लीजेंड होता है वो हमें मैप की पूरी स्टोरी बताता है। हम सिंबल्स के थ्रू, लीजेंड्स के थ्रू इजीली टेम्पल्स, चर्च, मॉस्क, रिवर, ब्रिजेस, लेक्स को मैप के ऊपर दिखा सकते हैं, है ना। ब्रिज का एक अलग सिंबल है, तो चर्च का अलग है, टेम्पल का अलग है, वो हम देखेंगे। देखो देखिए एक बार, चलो। अगर आपको चर्च दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे? ऐसे। मॉस्क दिखाना है तो ऐसे। टेम्पल दिखाना है तो ऐसे। कहीं पर पोस्ट ऑफिस है तो उसको पीओ से दिखाओगे, कहीं टेलीग्राफ ऑफिस है तो उसे टीओ से दिखाओगे। फॉरेस्ट इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। रेलवे लाइंस दिखानी है तो ब्रॉड गेज होगा तो इस तरीके से दिखाया होगा, मीटर गेज होगा तो ऐसे दिखाया जाएगा। रिवर को इस तरीके से दिखाते हैं, कैनाल ऐसे दिखाते हैं, टैंक ऐसे दिखाते हैं। अगर एक बार आपको ये पढ़ना आ गया, ठीक है, तो कहीं पर इस तरीके का निशान बना होगा, मैप के ऊपर सिंबल साइन बना होगा, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भैया ये तो टैंक है। कहीं पर जहाँ पर पीओ लिखा होगा आप इजीली बता दोगे पोस्ट ऑफिस है। कहीं पर इस तरीके से बहुत सारे ट्रीज एक लाइन में बने हुए दिखेंगे आपको। ये हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, वर्टिकल हो सकते हैं, स्ट्रेट हो सकते हैं, स्लैंटिंग हो सकते हैं। तो ये किसको दिखा रहे हैं बेटा? फॉरेस्ट। बेटा वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं उन्होंने सबने एक साथ बैठ के इन सिंबल्स को डेवलप किया है। या जो कंट्रीज उस टाइम में उस कॉन्फ्रेंस में पार्ट नहीं ले पाई थी, उन्होंने बाद में इसको जनरली एक्सेप्ट किया है। तो मतलब जो कन्वेंशनल जो सिंबल्स हैं जो हम मैप में यूज़ करें, उन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द कंट्री उन्हें ही फॉलो करती हैं। फिर से ध्यान से सुनो। मोस्ट ऑफ द नेशन इन द वर्ल्ड हैव डेवलप्ड द सिंबल्स। सबने अपने अपने सिंबल्स को डेवलप किया एंड दीज आर नाउ फॉलोड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। कंट्रीज बैठी, उन्होंने अपने अपने सिंबल्स को डेवलप कर लिया और फिर आज पूरी दुनिया में एक जैसे सिंबल्स का यूज़ होता है और उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सिंबल्स। बेटा अगर आप एक ज्योग्राफर बनना चाहते हो, आप किसी भी एरिया की ज्योग्राफी को प्रॉपरली समझना चाहते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फेमिलियर हो विद द साइंस एंड सिंबल्स विच आर यूज्ड इन अ मैप। जो इन्फॉर्मेशन दी होती है मैप में, आप उसको तभी समझ पाओगे बेटा जब आपको एडिकेट पर्याप्त नॉलेज होगा सिंबल्स का। अनटिल अनलेस यू आर वेल वर्स्ड इन सिंबल्स, you will not be able to see the map in a proper way. You will not be able to get the information from the map. So first you have to learn all the signs and symbols. अब आप कहीं पर देख रहे हो ऐसी लाइंस दिख रही हैं, आपको लाइंस तो दिख रही हैं पर इन लाइंस का मतलब क्या है? तो ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। स्टेट की बाउंड्रीज ऐसे दिखाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट की ऐसे दिखाई जाती है, ग्रास ऐसे दिखाया जाएगा। ये साइन अगर आपको मिल गया, आपको पता ही नहीं है ब्रिज का साइन है, तो आप कैसे बता पाओगे? तो ये आपको पहले साइंस और सिंबल्स प्रॉपर्ली देख लेने हैं। अब हम बेटा डायग्राम्स को पढ़ेंगे। तो पहले हम रिवर्स को पढ़ेंगे। तो जो रिवर्स होती है वो जनरली कहाँ से ओरिजिनेट होती है बेटा? माउंटेन से। मतलब मैक्सिमम रिवर हम लोग जो देखते हैं उनका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है बेटा? वो शुरू कहाँ से होती है? माउंटेन से। देखो माउंटेन्स के ऊपर या तो ग्लेशियर होगा, है ना, या तो स्प्रिंग होगी, ठीक है। तो जो रिवर्स है जनरली ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द माउंटेन्स, ईदर फ्रॉम ग्लेशियर और स्प्रिंग, या तो वहाँ पर बहुत बड़ा पहाड़ होगा, किसका 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 बर्फ का, है ना। ग्लेशियर बोले तो वो बड़ी बड़ी शीट्स किसकी? आइस की। तो या तो वहाँ पर ग्लेशियर होगा या कोई स्प्रिंग होगी जहाँ से ओरिजिन होता है किसका? रिवर का। वो प्लेस जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है, जहाँ से रिवर का ओरिजिन होता है, उसे हम सोर्स कहते हैं बेटा। जहाँ से रिवर को पानी मिल रहा होता है वो रिवर का क्या होता है? सोर्स। और जहाँ पर रिवर किसी सी में
मिल रही होती है उसे हम कहते हैं माउथ। पहले मैं जब छोटी थी ना तो मैं उल्टा समझती थी, मैं सोचती थी माउथ मतलब मुंह, जहाँ से रिवर निकल रही होती है, पर ऐसा नहीं है बेटा। जहाँ से रिवर निकलती है उसे तो हम क्या कहते हैं, सोर्स, और जहाँ पर रिवर खत्म होती है, सी में मिलती है, ओशन में मिलती है, उसे हम बोलते हैं माउथ। तो इतना आप लोग भी ऐसे लॉजिक मत लगाना कि माउथ मतलब मुंह, मुंह बोले तो जहाँ से शुरू हो रही है, ठीक कोई बात। तो रिवर जहाँ से शुरू हो रही है वो सोर्स है, जहाँ पर वो खत्म हो रही है वो माउथ है, ठीक कोई बात। चलो, तो वो प्लेस जहाँ से रिवर ओरिजिन हुई उसे हम सोर्स कहते हैं। वो प्लेस जहाँ पर रिवर सी या कोई बड़ी वाटर बॉडी को ज्वाइन कर लेती है तो उसे कहते हैं माउथ। सोर्स से लेके माउथ तक रिवर 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है। वो 3 स्टेजेस हैं, पहला होता है अपर कोर्स, फिर होता है मिडिल कोर्स, और फिर आ जाता है लोअर कोर्स। अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स, ठीक है बात। ये यंग स्टेज होती है क्योंकि यहीं से तो बेटा रिवर शुरू हो रही है। ये मैच्योर स्टेज हो जाती है, और यहाँ पर ये ओल्ड स्टेज है, ठीक है बात। चलो, फिर हम मियांडर्स की बात करेंगे। तो मिडिल कोर्स में जो रिवर होती है वो हिली रीजन को छोड़ती है और प्लेन्स पे एंटर होती है। तो यहाँ पर जैसे ही वो, देखो बेटा, पानी की स्पीड, जितना ऊपर से आप पानी गिराओगे तेजी से गिरेगा। फिर जब ये प्लेन्स पे एंटर हो जाएगी ना बेटा, तो इसकी स्पीड हो जाएगी कम। स्पीड ऑफ द रिवर डिक्रीजेज एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज। ऊपर से तो पानी आया जा रहा है, यहाँ पर स्पीड कम होती जा रही है, तो पानी धड़ाधड़ यहाँ पर इकट्ठा हुए जा रहा है। इस स्टेज में इन्हें कहते हैं बेटा मियांडर्स, ठीक है। ये जो रिवर्स लेती हैं, ये रिवर्स जो इतला इतला के चलती हैं, ये होते हैं मियांडर्स। इस वाले पार्ट को मियांडर कहते हैं। इसी मिडिल कोर्स में जो रिवर होती है बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स लेती हैं, इसमें लार्ज बैंड्स, लूप्स बन जाते हैं, जिन्हें ही हम मियांडर्स कहते हैं। ये जो लार्ज लूप बन रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, मियांडर्स। दे आर फॉर्म ड्यू टू इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। अब इरोजनल और डिपोजिशनल वर्क क्या है बेटा, देखो रिवर जहाँ से, सपोज करो ये माउंटेन था, यहाँ से रिवर का ओरिजिन हुआ, तो यहाँ से रिवर अपने साथ बहुत बड़े बड़े क्या बोलना चाहिए, पेबल्स, स्टोन्स साथ में लेके आती है। जो ब्रेकआउट पीसेस होते हैं माउंटेन्स के, उनको लेकर आती है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या कर रही, इरोजन। इरोजन मतलब यहाँ से मिट्टी को, पत्थरों को लेके चल रही है, और यहाँ पर जब वो मिट्टी और पत्थर को इकट्ठा कर देती है तो इसको कहते हैं डिपोजिशनल। इरोजनल मतलब जहाँ से वो मिट्टी की लेयर को, स्टोन्स को, पेबल्स को, रॉक्स को लेकर आ रही है, वो हो गया इरोजन, क्योंकि वहाँ से वो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ से इरोड हो रहे हैं, जहाँ पर जमा हो रहे हैं वहाँ पर हम बोलते हैं डिपोजिशन। तो रिवर में जो मियांडर्स हैं वो एरोजनल और डिपोजिशनल वर्क की वजह से होते हैं, ठीक है बात। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी सिंक्लाइन और सिंक्लाइन। अब बेटा आजकल हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं, आज आपको सारी चीज़ इस तरीके से प्लेन दिखाई देगी। मैक्सिमम आप लोग जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर प्लेन दिखाई देंगे। पर जब मैं मेरी बात करूँगी, जब हम लोग छोटे थे ना बेटा, तो हमें इस तरीके से जितना प्लेन आज आपको दिखाई देता है, हर जगह पक्का किया हुआ है, सीमेंटेड पेवमेंट मिलेगा आपको। कहीं पर सीमेंटेड पेवमेंट नहीं होगा तो पेवमेंट स्टोन, जो इस टाइप के स्टोन आपने देखे होंगे, उस तरीके से पेवमेंट हुआ होता है। तो आपको कच्चा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। पर जब हम लोग छोटे थे ना तो हम लोगों ने देखा था कहीं पर भी ऐसे ढलान आ जाती थी, फिर ऐसे ऊंचाई, फिर नीचाई। तो ये जो अर्थ का सरफेस है, ये आज जितना यूनिफॉर्म आपको दिखता है, जब आप सिटी के आसपास देखते हो, आज भी आप इंटीरियर विलेज एरिया में जाओगे तो आपको इसी टाइप का अर्थ का जो सरफेस है वो देखने को मिलेगा, ठीक है बात। चलो, तो जो अर्थ का सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है बेटा, बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है। उसके फीचर्स होते हैं, कहीं पर एलिवेशन मिलेंगे, कहीं पर डिप्रेशंस मिलेंगे, कहीं पर फिर एलिवेशन मिलेंगे। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन, और ये वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन। आई बात समझ में। और ये जो एलिवेशंस हैं, ये डिप्रेशंस हैं, ये अर्थ की मूवमेंट की वजह से बने हैं। अर्थ बहुत सारी मूवमेंट करती है और उसकी वजह से ये बने हुए हैं। जो फोर्सेस हैं जो अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट होते हैं, इंटीरियर अर्थ के अंदर से जो ओरिजिनेट होते हैं, उन्हें हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। बेटा ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, रेंडमली आस्क्ड है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फोर्सेस विच इज़ वर्किंग इनसाइड द अर्थ और इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। जैसे वॉल्केनिक एरप्शन कहाँ से होता है, अर्थ के अंदर से वॉल्केनिक एरप्शन होता है। अर्थक्वेक कहाँ से ओरिजिनेट होता है, अर्थ के अंदर से। तो ये क्या हो गए, एंडोजेनिक।
फिर एक होंगे एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक क्या होंगे? जो अर्थ के ऊपर से काम कर रहे हैं। ठीक है बात। अब अर्थ के ऊपर से क्या काम कर रहा है बच्चा? रिवर। रिवर किसी एरिया में इरोजन कर रही है, कहीं पर डिपोजिशन कर रही है ना। और ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, वॉल्केनिक एरप्शन है, अर्थक्वेक है, ये जो फोर्सेस हैं इनकी वजह से वैरायटी में लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, स्पेशली थ्रू द फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की फोल्डिंग की वजह से। अब बेटा जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, तो फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट क्या होती है ये जानने के लिए क्या करो, जैसे ये आपकी कॉपी होगी, है ना, इस तरीके की कॉपी रहती है। अब 3D इमेज कैसे बनाऊँ मैं? कॉपी पे यहाँ पर रखो आप अपना हाथ जमकर, और फिर इस कॉपी को आप यहाँ से इस साइड धकेलने की कोशिश करो। जब ये वाली साइड अपनी जगह पर फिक्स है या ये भी इस साइड में फोर्स लगाएगी तो इस तरीके से नहीं बन जाएगा आपकी कॉपी, ऐसी हो जाएगी ना। इसी को बोलते हैं बेटा हम फोल्डिंग। करके देखो, देखो एक कॉपी रखो खोलकर, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, और अब उसको दोनों साइड से प्रेशर लगाओ, दोनों साइड से प्रेशर लगाओ, उसको अंदर की साइड लाने की कोशिश करो। मतलब ये वाला जो हाथ है ये भी इस साइड में प्रेशर लगाए, ये भी इस साइड में प्रेशर लगाए, तो कॉपी इस तरीके की हो जाएगी। या एक कोई पेज ले लो, पेज इस तरीके का हो जाएगा, उसमें फोल्डिंग बन जाएगी। आगे बात समझ में? करके देखना, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछना। तो फोल्डिंग होती है थ्रू कंप्रेशन, जब दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक कॉमन पॉइंट के ऊपर काम करें अपोजिट डायरेक्शन से। जैसे ये वाला भी इसी पेज पे काम कर रहा है और ये वाला फोर्स भी इसी पेज पे काम कर रहा है ना, तो होगा क्या बेटा, थोड़े टाइम बाद ये पेज ऐसा 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 हो जाएगा। इससे वेव लाइक बैंड्स आ जाते हैं अर्थ के क्रस्ट में, और इन्हीं बैंड्स को हम कहते हैं फोल्ड्स। जो अब फोल्डेड रॉक स्ट्राटा होता है उसमें आर्क की तरह बन जाते हैं, ये आर्क बन जाते हैं ना, इन्हें हम एंटी सिंक्लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी सिंक्लाइन। अभी मैं आपको एंटी सिंक्लाइन दिखाने वाली हूँ, थोड़ा देर रुको जरा, पहले इसको पढ़ लें हम। तो जो अपफोल्डेड रॉक स्ट्राटा होता है जो आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम कहते हैं एंटी सिंक्लाइन। वाइल डाउन फोल्डेड जो रॉक स्ट्राटा होता है वो बनाता है सिंक्लाइन। ये हो गई सिंक्लाइन और ये हो गई एंटी सिंक्लाइन। देखो अब अगर मैंने अभी पेपर का एग्जांपल दिया कि इस तरीके से बन जाएंगे, तो ये क्या है? एंटी सिंक्लाइन। और ये जो डाउन फोल्ड है ये है बेटा सिंक्लाइन। आई बात समझ में? ये देखो, ये दोनों साइड से प्रेशर लगने के कारण ये ऐसे वेव लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो वेव में जो अपर पार्ट है, मतलब इसे हम बोलते हैं एंटी सिंक्लाइन, और ये डाउनवर्ड पार्ट है इसे बोलते हैं हम सिंक्लाइन। क्लियर है? चलें आगे। चलो अब हम पढ़ेंगे ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। देखो एक मेन रिवर है, उसको जो छोटी छोटी रिवर्स पानी देती हैं वो होती हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज। अब रिवर के एंड पे जब रिवर डेल्टा बना लेती है, अपने कचरा मिट्टी को सबको यहाँ इकट्ठा कर देती है और बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। आई बात समझ में? तो ट्रिब्यूटरीज वो रिवर होती हैं जो अपनी वाटर को कंट्रीब्यूट करती हैं मेन रिवर में, जबकि के जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं वो एक ही रिवर के बहुत सारे चैनल्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक स्ट्रीम या स्मॉल रिवर जो ज्वाइन करेगी फ्लो को एक बड़े रिवर के फ्लो को, जब छोटी छोटी स्ट्रीम या स्मॉल रिवर ज्वाइन करें तो उन्हें कहते हैं ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम। ये क्या है? इस रिवर की ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम। जो ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम होती है वो सी और ओशन तक रेयरली ही फ्लो कर पाती है। ठीक है बात। जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो मेन रिवर के साथ में मिलकर क्या बनाती हैं? रिवर बेसिन। ठीक है बात। अब रिवर बेसिन क्या होता है? सपोज करो ये एक रिवर है, इसका ओरिजिन यहाँ से हुआ, एक रिवर यहाँ से आके मिली, एक रिवर यहाँ से आके मिली, एक रिवर यहाँ से, तो इतना बड़ा जो एरिया है ये इस मेन रिवर का क्या कहलाएगा? रिवर बेसिन। और हो सकता है कोई एक रिवर यहाँ से आके भी मिल जाए तो इस रिवर का रिवर बेसिन इतना बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? सच एज गंगा रिवर बेसिन। चलो लोअर कोर्स में
जब मेन रिवर अप्रोच करती है अपने माउथ को, माउथ पता है ना जहाँ पर वो सी और ओशन को मिल रही है, तो जो स्पीड होती है बेटा रिवर की वो बहुत कम हो जाती है, बहुत कम। देखो यहाँ से रिवर स्टार्ट हुई तो यहाँ पर बहुत तेज स्पीड थी, बहुत सारे स्टोन्स पेबल सब अपने साथ लाई, प्लेन्स पे भी जैसे तैसे चलती रही। अब उसकी स्पीड हो गई है बहुत ज़्यादा कम। तो इस कम स्पीड में यहाँ पर ये कचरा, मिट्टी, पेबल्स, पत्थर को क्या करने लगती है, इकट्ठा करने लगती है इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा। आई बात समझ में? लोअर कोर्स में बेटा जो रिवर होती है, मेन रिवर, वो माउथ को अप्रोच करने के लिए पहुंचती है या करने लगती है, तो वहाँ पर उसकी स्पीड हो जाती है बहुत ज़्यादा कम। इसकी वजह से डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का, जो सेडिमेंट्स वो लेकर आई है अपने पूरे रास्ते से, रिवर के फ्लोर पे सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। जो मेन चैनल होता है फिर वो बहुत सारे मेनी स्ट्रीम्स में, बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये रिवर आ रही थी, ये इसकी ट्रिब्यूटरी थी, फिर यहाँ पर आके इसने अपने कचरे मिट्टी को जमा करना स्टार्ट कर दिया, है ना, इतनी जगह में डेल्टा बन गया। अब इसके बाद ये इसके बहुत सारे चैनल्स अलग अलग निकल जाएंगे और इन्हीं को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। तो जो मेन चैनल होता है वो डिवाइड हो जाता है बहुत सारी स्ट्रीम्स में और इन्हें ही हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो कभी भी मेन रिवर को ज्वाइन नहीं करती हैं। द डिस्ट्रीब्यूटरीज विल नेवर ज्वाइन द मेन रिवर। अब डेल्टा कहाँ बनता है बेटा रिवर में? तो रिवर में डेल्टा बनता है बिल्कुल लोअर कोर्स में। जो मेन वर्क होता है रिवर का वो होता है सेडिमेंट्स को डिपोजिट करना ऑन द बेड ऑफ द रिवर। ठीक है बात? तो जो रिवर होगी वो अपने लोअर कोर्स में बहुत सारे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देगी, थस डिवाइडिंग द मेन चैनल, और मेन चैनल डिवाइड हो जाएगा बहुत सारे चैनल्स में। अभी हमने देखा कि एक मेन रिवर चली आ रही थी, अब वो बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाएगी। इसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, विच इज मोस्टली ट्राइंगुलर इन शेप। डेल्टा का शेप कैसा होता है? ट्राइंगुलर। जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है बेटा सुंदरबन डेल्टा। इसमें ही रहता है हमारा नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। कौन सी दो रिवर बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती हैं। और इसी सुंदरबन डेल्टा में हमें मिलते हैं सुंदरी ट्री और हमारा नेशनल एनिमल जिसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है बात? चलो अब हम ब्लॉक माउंटेन्स की बात करेंगे। तो जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं वो फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ फॉल्टिंग एक्टिविटी ऑन अर्थ क्रस्ट। जैसे ये अर्थ का क्रस्ट है, इसमें सपोज करो यहाँ पर फॉल्ट आ गए, धीरे 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 करके ये फॉल्ट इतने बड़े होते जाते हैं, या तो ये मिडिल वाला पार्ट नीचे चला जाएगा तो इसकी इस तरीके से बन जाएगा। ये मिडिल वाला पार्ट कहाँ चला गया? नीचे। और कई बार ऐसा होता है बेटा कि इन फॉल्टिंग की वजह से जो मिडिल वाला पार्ट है वो तो प्रॉपर रहता है, पर यहाँ से फॉल्ट आए तो ये दोनों पार्ट कहाँ चले जाते हैं? नीचे। आई बात समझ में? When the land between the two fault, तो फॉल्ट के बीच की जो लैंड होगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल होगी और एडजॉइनिंग एरिया से ऊपर की तरफ होगी, इस टाइप से। ठीक है बात? When the land on the outer side of the fault slips down, अब देखो मैंने क्या बोला, आउटर साइड से जो ज़मीन है वो नीचे चली गई और लैंड बिटवीन द फॉल्ट राइज एट हाई लेवल। यहाँ पर दिखाया है, देखो ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ये पैरेलल क्या थे? फॉल्ट्स थे। ये ब्लॉक माउंटेन फर्स्ट है जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मिडिल वाला पार्ट जो है वो डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है उसमें देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये दोनों पार्ट जो हैं वो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं और ये ब्लॉक माउंटेन बन रहा है। तो ब्लॉक माउंटेन फॉल्टिंग की वजह से बनते हैं। कई बार ब्लॉक माउंटेन्स इस तरीके से बन जाएंगे, ये दो ब्लॉक माउंटेन बन जाएंगे, और कई बार एक ब्लॉक माउंटेन बनेगा क्योंकि ये दो पार्ट नीचे चले गए। ठीक है बात? चलें आगे। हाँ चलो, जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं उनके फ्लैट समिट होते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स कभी भी आपको ऐसे नहीं दिखेंगे। ब्लॉक माउंटेन्स का जो समिट होता है वो ऐसे होता है। जो वॉस्कस है यूरोप में, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। वॉस्कस इन यूरोप इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। ये एक मेन रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, देखो इस तरीके से बनती हैं रूट्स की तरह। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.